नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है अभी कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा। और आज अत श्री नवल नारायण कथा का 28वां अंक। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मेरे समझ से ये 28वां अंक ही होना चाहिए। कहानी को हमने कहां पे छोड़ा है ये आपको याद होगा। पिछले अंक में हमारे सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया। जी हाँ, ये कहानी का 28वां अंक है आज। और पिछली बार हमने कहानी को वहां पे छोड़ा था जहां पे नवल नारायण लौट आए हैं। नवल नारायण अपनी पत्नी माया को अपनी पड़ोसन के सामने अर्थ विक्षिप्त कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने शादी की। यह नवल नारायण की खासियत है। नवल नारायण अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को भी गलत ठहरा सकते हैं और यहां कुछ वहां कुछ कहीं कुछ। यह भी नवल नारायण के चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आपके मुंह पे कुछ, आपके पीछे में कुछ, और जहां आपके बारे में चर्चा हो वहां कुछ, कहीं और चर्चा हो तो वहां कुछ। अपनी सुविधा अनुसार नवल नारायण अपने हक में किसी को भी कुछ भी बताने में संकोच शर्म नहीं करते। नवल नारायण इतने पतित इंसान शुरू से ही रहे हैं। तो नवल नारायण देख रहे हैं कि यहां हमारी कमियां ना पकड़ी जाए, तो नवल नारायण माया को, अपनी पत्नी माया को अर्ध विक्षिप्त घोषित कर देते हैं। यह भी बता देते हैं कि वो सनकी है और उसका व्यवहार ऐसा ही है, उसके पास इतनी ही बुद्धि है, मैं उसे झेल रहा हूं। उम्र में बड़ी माया से मैंने उसके ऊपर एहसान करने के लिए शादी ही इसलिए किया है। नवल नारायण जस्टिफाई भी अपने से बड़ी उम्र की महिला के साथ शादी करने को इसी तरह से करते हैं। उसे भी एक समाज सेवा का रंग रूप देते हैं। नवल नारायण को कहीं भी सहानुभूति चाहिए, और जहां कहीं भी सहानुभूति चाहिए वहां अपने से जुड़े हर किसी को बुरा बताएंगे ताकि उनको सहानुभूति प्राप्त हो कि नवल नारायण बड़े दुख में है, कष्ट में है, इनके साथ किस्मत ने अच्छा खेल नहीं खेला है। और फिर उस सहानुभूति को भुनाएंगे। और उसी तरह की सहानुभूति को भुनाते हुए नवल नारायण ने अपने गांव गदाईपुर में जब थे तो कई अवैध रिश्ते बनाए थे। उन सब से यही रोना रोया था कि मेरी पत्नी मेरे बाबूजी ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया है। उम्र से हमसे 12 साल बड़ी है, कैसे उससे मैं निभाता हूं सो मैं ही जानता हूं। और सब जगह यही रोना रोते थे। वो प्रोफेसर साहब हंस जी की बहन से कोई ब्याह कर नहीं रहा था। दहेज के लालच में बाबूजी ने हमको फंसा दिया, हम फंस गए हैं। अब लोग इनकी बातों पे यकीन कर लिया करते थे। तो उसी तरह से माया जो नसबंदी कराने गई है, और नवल नारायण, अब आपको पता है कि नवल नारायण किस लिए गदाईपुर गए थे। और वहां कांति के चेहरे पर नवल नारायण को देख के कांति आ जाती है। और वहां कांति से भी नवल नारायण कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं। अपने से बड़ी उम्र की पत्नी, उसके साथ मैं कैसे गुजर कर रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। उसका व्यवहार बिल्कुल करक्सा जैसा है। व्यवहार से वो राक्षसिनी है। वो ऐसी औरत है जो किसी को प्यार कर नहीं सकती। नवल नारायण ने जैसा भी चरित्र माया का गिरा सकते थे वो सब गिरा दिया, क्योंकि नवल नारायण को अब कांति का प्यार आकर्षित कर रहा था अपनी ओर। और नवल नारायण ये हर जगह करते हैं। और ये जो बिल्लू की पत्नी है कांति, इसको कुछ हद तक पहले से भी पता था कि माया का चरित्र क्या है, क्योंकि उसकी जो बुआ है, वो जो हंस जी की पत्नी, माया के कारनामे उसने मायके वाले बता रखे हैं अपने भतीजी को। अब इधर से नवल नारायण उसके बारे में बता रहे हैं।
कि उसका व्यवहार कैसा है। तो कुल मिलाकर के नवल नारायण माया के चरित्र को हर जगह गिरा देते हैं, उसको राक्षसिनी, करक्सा, बदतमीज, बदमाश औरत के रूप में मशहूर करते हैं अपने चाहने वाले और अपने जानने वालों के बीच में, और इसका बिल्कुल भी माया को पता नहीं है। और ये पति पत्नी मिलके 3 बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा वाला बच्चा तो इनका नहीं है, लेकिन ये नवल नारायण को पता भी नहीं है। लेकिन यार न हुआ। अब नवल नारायण का तो वहां भी आपको पहले ही पता है, 20% चांस है कि नवल नारायण भी पिता हो सकते हैं। और ये जो बकलेसवा, इसमें 50% चांस है कि नवल नारायण पिता हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों पति पत्नी मिलके ये 3 बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेके एक शहर में रह रहे हैं। वहां नवल नारायण ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी पत्नी के बारे में ऐसा अंट संट पड़ोसियों और दोस्तों के बीच फैला रहे हैं। लेकिन ये नवल नारायण की पत्नी माया को बिल्कुल भी नहीं पता है। और नवल नारायण की पत्नी माया कितने गुल खिला के आई है, ये हंस जी की पत्नी हंसनी जी को पता है, और हंसनी जी के माध्यम से उधर बिल्लू की पत्नी कांति को पता है। और जब बिल्लू की पत्नी कांति को पता है तो जाहिर सी बात है, ये बात अब बिल्लू को भी पता चल गई है। और जाहिर सी बात है, बिल्लू और कांति के माध्यम से ये बात दत्त बाबू को भी पता चल गया है, और दत्त बाबू की पत्नी को भी पता चल गया है कि ये कैसी स्त्री है, और इसके मायके वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो एक शीत युद्ध हर तरफ चल रहा है, लेकिन कोई किसी से कहता सुनता कुछ नहीं है। हर कोई यहां पे अपने मोहरे बिठा रहा है। जनार्दन चाचा कहते हैं, रंजन बाबू ऐसा घर का सर्वनाश हो जाता है, अंत देखिएगा ऐसा घर का सर्वनाश होना तय है। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा। जिस घर के मालिक मालकिन दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी, और दूसरे फिर दत्त बाबू का बड़ा पुत्र है नवल नारायण, और नवल नारायण की पत्नी, जिस तरह इनके चरित्र हैं, ऐसे घर का नाश होना तय है। हर कोई एक दूसरे से छुपा रहा है, परिवार में एकता नाम की कोई चीज नहीं है, और हर कोई अपने मकसद के लिए खेल कर रहा है। हर कोई अपने मकसद के हिसाब से हर चीज को ट्विस्ट करके एक दूसरे को बता रहा है, एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। माया को लगता है मेरा पूरा चरित्र यहां कोई नहीं जानता, नवल नारायण को लगता है मेरा चरित्र माया नहीं जानती। और ये दोनों पति पत्नी के बीच जो भेदभाव है, ये जो दोनों की गलत फहमियां हैं, सच्चाई यह है कि माया को भी पता है कि नवल नारायण क्या है और कैसे क्या कर रहे हैं। और नवल नारायण को भी शक हो गया है, मैंने आपको बताया ही था। नवल नारायण ने अपनी डायरी में लिखी थी, सुशीले तेरा भाग फूटा जो विष्णु जैसा वर न मिला। तो नवल नारायण को भी पता है, लेकिन ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि नवल नारायण को पता है कि अगर मैंने इस टॉपिक को छेड़ा माया के सामने तो मेरी भी कलई खुल सकती है, क्योंकि इस पे अगर बहस हुई, और ऐसे आदमी को अंदर से दिल में मजबूती होती नहीं है, दिल में उसके सामर्थ्य और शक्ति होती नहीं है जो ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करे, क्योंकि उस आदमी को यह डर सताता रहता है कि अगर ऐसा टॉपिक कहीं निकला तो मैं खुद भी कहां खड़ा होने वाला हूं। और गीदड़ भभकी देने में नवल नारायण उस्ताद है, लेकिन जैसे ही कोई बगल में खड़ा हो जाए उसके बदले में तन करके, तो नवल नारायण वहां से पलायन करने वाले में भी उस्ताद है। नवल नारायण तब तक आपके ऊपर हावी रहेंगे जब तक आप नवल नारायण को इज्जत के 4 शब्द कहते रहेंगे। जैसे ही आप तन करके नवल नारायण को जवाब देंगे तो नवल नारायण पहले वो शख्स हैं जो वहां से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि नवल नारायण के अंदर उनकी आत्मा में शक्ति नहीं है, क्योंकि नवल नारायण पूरी तरह से झूठ पर गढ़ा हुआ एक किरदार है पूरे अपने जीवन भर के लिए। तो संजय भैया बताते हैं, सही कह रहे हैं रंजन बाबू, आगे क्या होता है वो थोड़ा कहानियां आप बताइए कि नवल नारायण कुर्था में आगे क्या करते हैं। मैं बोला संजय भैया, अब नवल नारायण का जो चरित्र आपके सामने आने वाला है, ये आप ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी पोस्ट ऑफिस के एक स्टाफ हैं और आप भी हर उस पद पर रह करके गुजरे हैं।
जिस पद पे नवल नारायण भी गुजरे हैं और नवल नारायण जिस पद पर पोस्टमैन के थे उस पद पर आपने भी काम किया है। तो संजय भैया बोले बिल्कुल रंजन बाबू। तो मैं बोला अब नवल नारायण पोस्टमैन के रूप में कुर्था में काम कर रहे हैं। कुर्था में एक जगह है नैनसुक बीघा, नवल नारायण वहां भी चिट्ठियां बांटने जाते थे। एक जगह है मछियावा, वहां भी चिट्ठियां बांटने जाते थे। और भी कई जगह है, सब जगह चिट्ठियां बांटने जाते थे। अब नवल नारायण ने अपनी एक अपने अंदर आदत विकसित कर ली। जिस किसी का भी मनी ऑर्डर आए, जिस किसी का भी घर वाला दिल्ली, पंजाब, गुजरात कहीं भी कमा रहा हो और वहां से अपनी पत्नी या अपने माँ बाप के नाम पैसा भेजता हो मनी ऑर्डर से पोस्ट ऑफिस की सेवा के द्वारा, तो नवल नारायण उसको पैसा देने जाएंगे तो पैसा देने में बहुत झलवाएंगे उसको। जाके कह देंगे मनी ऑर्डर आया है। अब आपके नाम 500 रुपये का मनी ऑर्डर आया है, किसी के नाम 200 का आता था, किसी के नाम 300 का आता था, किसी किसी का बेटा अच्छा कमाता था तो 1000 रुपये का भी मनी ऑर्डर आता था। अब नवल नारायण ने अपना बांध लिया है हिस्सा। 100 रुपये का मनी ऑर्डर देने के बदले उनको 5 रुपया बख्शीश चाहिए। 500 रुपया मनी ऑर्डर देने के बदले 25 रुपये का बख्शीश चाहिए। 1000 रुपये का मनी ऑर्डर जो है अदा कदा किसी का आता था तो 50 रुपये की बख्शीश चाहिए। और उस समय में मैं ये भी जनार्दन चाचा को करेक्ट कर देता हूं कि जो साल मैंने बताई थी माया के नसबंदी ऑपरेशन का, और मैंने पिछले अंक में कहा था कि यह साल 1978 चल रहा है, तो मैं नवल नारायण की डायरी से यह कंफर्म करके कह देता हूं कि जिस साल माया का नसबंदी ऑपरेशन होता है और ये जो घटनाक्रम अभी चल रहा है, जो नवल नारायण गदाईपुर से होकर के लौटे हैं, ये साल 1980 का चल रहा है। तो नवल नारायण ऐसे ही अपने, जो कि वैध नहीं है, अवैध कमाई है नवल नारायण की, पोस्ट ऑफिस की सेवाएं मुफ्त है। धन भेजने वाले ने पोस्ट ऑफिस को ऑलरेडी वहां पे इसके बदले सर्विस टैक्स पे किया है मनी ऑर्डर भेजने के बदले। लेकिन अब ये पोस्टमैन की अवैध कमाई है कि वो जहां पैसा देने जाते हैं 100 रुपये मनी ऑर्डर जिसके नाम पे आया है, तो उससे 5 रुपया बख्शीश की मांग करते हैं पहले। और अगर कोई मना कर दे कि मेरे पास ये 5 रुपया बख्शीश देने के लिए नहीं है, तो नवल नारायण उसका मनी ऑर्डर नहीं देंगे। अगली बार से उसका मनी ऑर्डर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे, समय पे देने ही नहीं जाएंगे। कई बार नवल नारायण घर में नहीं मिला ये कह के उस मनी ऑर्डर को वापस कर देंगे। मतलब तंग करने के नवल नारायण के पास बहुत सारे उपाय हैं। तो जो भी गरीब लोग थे जिनके पास बाहर से पैसा आता था, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 3 रुपया, मतलब आप नवल नारायण उससे खूब बार्गेनिंग करेंगे। 5 रुपए से बख्शीश का कार्यक्रम शुरू करेंगे, बोलेंगे 5 रुपए की बख्शीश दो। अब 5 से नीचे 1 रुपये तक जीतने पे मामला सेटल हो जाए 100 रुपए के मनी ऑर्डर में। लेकिन बिना पैसा लिए नवल नारायण पैसा नहीं देंगे। और कुछ लोगों ने जो इस तरह के काम किए, जिन्होंने कहा बख्शीश क्यों दें, जो थोड़ा कानूनी प्रक्रिया में आ गए, तो नवल नारायण ने अगली बार क्या किया कि उनका मनी ऑर्डर घर में उपलब्ध नहीं है कह के वापस कर दिया। तो उनको परेशानी हुई। तो धीरे धीरे लोग मजबूर हो गए कि नवल नारायण को बख्शीश ही दे दिया जाए, ये बहुत गंदा पोस्टमैन आ गया है जो बिना बख्शीश लिए मनी ऑर्डर देता नहीं है। और कुछ लोग जो जरूरतमंद हैं जिनको चाहिए कि मनी ऑर्डर सही समय पे आ जाए, तो वो नवल नारायण को, आप बहुत भले इंसान हैं नवल नारायण जी, आपके जैसा बढ़िया पोस्टमैन कुर्था में कहीं नो आया ही नहीं था, सही समय पर मेरा पैसा दे जाइएगा।
तो नवल नारायण अपनी फरमाइश बता देंगे, आप मेरे आप बख्शीश देते रहिए, आपकी चिट्ठियां और आपके मनी ऑर्डर सही समय पर आते रहेंगे। तो इस तरह से नवल नारायण की जिंदगी कट रही थी। नवल नारायण को जितनी सैलरी नहीं मिलती थी, उससे ज्यादा नवल नारायण इस तरह से अवैध कमाई कर लेते थे। तो जनार्दन चाचा बोले, पोस्ट ऑफिस में वो सब होता है ना रंजन बाबू? हमने कहा, जनार्दन चाचा अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि पोस्ट ऑफिस में किस किस तरह के कदाचार और भ्रष्टाचार किस किस स्तर पर व्याप्त हैं। ये जैसे जैसे नवल नारायण पदोन्नत होते जाएंगे, मैं उस स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताता जाऊंगा। और इसका एक मकसद यह भी है कि पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर कोई इस कहानी को सुने तो ये जाने कि किस लेवल पर किस तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है, किया जाता है, और इससे अगर आम जनता को राहत दिलाने के लिए आज भी कुछ एक्शन लें तो उनका डिपार्टमेंट थोड़ा सुधर जाएगा। तो जनार्दन चाचा बोले, हद है, नवल नारायण गरीबों को भी नहीं बख्शते। मैं बोला, नवल नारायण के लिए गरीब अमीर की कोई बात ही नहीं है जनार्दन चाचा। वैसे तो जिसके पास मनी ऑर्डर आता है, जिसका घर का आदमी बाहर कमाने गया है, वो कोई अमीर आदमी तो होता नहीं है। गरीब आदमी ही होता है जिसको अपने घर चलाने के लिए बीबी बच्चों को, माता पिता को हर महीने पैसा भेजना पड़ता है। और नवल नारायण को उस पैसे में से बख्शीश चाहिए। बख्शीश के बिना किसी का मनी ऑर्डर मिल जाए, ये नवल नारायण की दुनिया का उसूल नहीं था। नवल नारायण ने कभी नहीं सोचा कि ये एक गरीब के 100 रुपए में से 5 रुपए जो मैं बख्शीश ले रहा हूं, ये जो 5% उसका मैं अवैध रूप से अपनी कमाई के लिए अपनी जेब में भर रहा हूं, इसकी हाय लगेगी मुझको। क्योंकि उस वक्त 5 रुपए की बहुत कीमत थी। 100 रुपए कोई अपनी पत्नी और अपने पिता और माता को भेजता था उस जमाने में अपनी कमाई से, तो उससे पूरे महीने का घर चलता था। और वो 5 रुपए जो नवल नारायण बख्शीश में उससे लेके आया करते थे, उससे कम से कम उस परिवार की एक सप्ताह की सब्जी निकल जाती, जो नवल नारायण अवैध कमाई करके लाते थे बख्शीश के रूप में। और इस तरह से नवल नारायण की चूंकि मनी ऑर्डर खूब आते थे, बाहर रहने वाले लोग बहुत थे, तो हर दिन नवल नारायण कम से कम 100 रुपए बख्शीश के रूप में प्राप्त करने लगे, जो नवल नारायण की सैलरी से ज्यादा था। अब नवल नारायण को लग रहा था कि मैं जो उधर किस्त है देना मित्तल प्रसाद का, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, लेकिन जो अभी नवल नारायण पे गर्म हो गए हैं, उधर बुच्ची साहब के ऊपर, महेंद्र लाल के ऊपर वो जो किस्त बाकी है, जो किस्त बांध के आए हैं नवल नारायण, तो नवल नारायण को लगता है कि ये इनकम अगर जारी रही और जितना ज्यादा से ज्यादा इनकम आ जाए तो उधर का किस्त मैं जल्दी चुकता कर सकूंगा। मैंने आपको पिछले अंक में बताया था कि महेंद्र लाल और बुच्ची साहब, ये दोनों का जो जबरदस्ती ऑपरेशन हो गया था नसबंदी वाला, फिर उसको वो लोग वापस खुलवा के आए थे और उसमें उनको बहुत पैसा लगा था। और इसका पैसा वो नवल नारायण से ले रहे थे भरपाई, क्योंकि उनके सामने ये साबित हो गया था कि नवल नारायण उनके घर में जाते थे और उन दोनों की पत्नी से नवल नारायण के अवैध रिश्ते हैं। तो इस बात के लिए उन लोगों ने नवल नारायण पर काफी जुर्माना लगा दिया था, जो नवल नारायण किस्त उधर अदा कर रहे थे। और अगले 25 सालों तक के लिए फैसला हुआ था कि नवल नारायण तीनों को वो किस्त देते रहेंगे, महीने महीने 2-3 महीने में गांव आएंगे और आके दे जाएंगे उनको। जनार्दन चाचा बोले, हद है, इधर नवल नारायण अवैध उगाही कर रहे हैं और उधर जो अवैध अपने कारनामे करके आए हैं उसकी कीमत चुका रहे हैं। मैंने बोला, जनार्दन चाचा यही इंसान को समझ नहीं आता, इधर से अवैध ले रहे हैं और उधर अवैध दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ उधर अवैध रिश्ते बनाए थे और उसको उसकी कीमत अदा करने के लिए नवल नारायण को यह अवैध कमाई करनी पड़ रही है। हर जगह बख्शीश मांगने के लिए भिख मंगे की तरह मुंह खोलना पड़ रहा है।
नवल नारायण जो अपने आप को समाज में बहुत बड़ा रसूखदार और इज्जतदार दिखा रहे हैं, वो नवल नारायण जब घर घर चिट्ठियां बांटने पहुंचाने जाते हैं और कोई मनी ऑर्डर होता है तो मुंह खोल के मांगते हैं बख्शीश दो। जाहिर सी बात है बख्शीश नौकर पाता है, जाहिर सी बात है बख्शीश कोई मालिक से पाता है, जाहिर सी बात है कोई मालिक और सुखदार आदमी किसी से बख्शीश नहीं मांगता। तो जनार्दन चाचा हंस पड़े, बोले ये भी नवल नारायण के चरित्र की आप बहुत बड़ी विसंगति बता रहे हैं रंजन बाबू। मैंने कहा बिल्कुल जनार्दन चाचा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। आगे मैं जनार्दन चाचा को बताता हूं नवल नारायण का एक और चरित्र। नवल नारायण को अब आसपास के गांवों में पता चल गया है कि किस गांव में कौन सा घर का कौन सा सदस्य कमाऊ है और वो घर के बाहर रहता है। जो अपने परिवार को मनी ऑर्डर भेजता है, नवल नारायण को हर गांव के ऐसे 10-15 लोगों की पहचान हो गई थी। अब नवल नारायण ने देखा कि कमाई बढ़ाने का एक उत्तम माध्यम और भी हो सकता है। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो अपनी चिट्ठियां पढ़ नहीं पाते थे, तो जैसे ही नवल नारायण उनकी चिट्ठी देने जाते थे तो वो लोग नवल नारायण को ही कहते थे कि आइए बैठिए, पानी पीजिए, शरबत पीजिए और हमारी चिट्ठी पढ़ के हमको सुना दीजिए। तो नवल नारायण को यह भी पता चल गया था कि किस घर की स्त्री अनपढ़ है जो अपनी चिट्ठी भी खुद नहीं पढ़ सकती। अब नवल नारायण एक नया तरीका खोजते हैं। नवल नारायण क्या करते हैं कि उन दिनों नहीं, अब भी डाकखाने में एक बैरंग चिट्ठी होती है जिसपे कोई टिकट नहीं लगा होता। सादे लिफाफे में आप कुछ भी लिख करके किसी एड्रेस पर आप पोस्ट कर देते हैं तो वहां लिफाफे से डबल चार्ज वो चिट्ठी को पाने वाले से लिया जाता है। अब नवल नारायण को कमाई का एक बड़ा तरीका सूझा। अब जो नवल नारायण के पोस्टमास्टर साहब थे महेश बाबू को लगता था कि नवल नारायण सहानुभूति के पात्र हैं। तो जो बैरंग चिट्ठी आती थी जिसकी डाकखाने में एंट्री होती है पोस्टमास्टर के द्वारा कि आज पोस्टमैन को कितनी बैरंग चिट्ठी हमने बांटने के लिए दी है, तो महेश बाबू दया करके कोई भी बैरंग चिट्ठी को एंट्री में नहीं लेते थे, जिससे डाकखाने का इनकम कम हो जाता था। अब डाकखाने की गिनती में नहीं है कि कोई बैरंग चिट्ठी आई है, वो सीधे पोस्टमैन साहब लेकर के नवल नारायण निकल जाते हैं बांटने के लिए। और उस चिट्ठी को देने के एवज में जो पैसा लेते हैं वो नवल नारायण का हो गया। अब ये तो महेश बाबू ने इनके ऊपर एक तरह से दया भावना करके और इनकी कमाई का माध्यम वो बनने दिया, जो कि डाक खाने के साथ एक धोखा था, सरकारी खजाने के साथ एक फ्रॉड था। एक तरह से सरकारी खजाने का नुकसान था जो महेश बाबू नवल नारायण का भला कराने के लिए दयावश कर रहे थे। लेकिन महेश बाबू को पता नहीं था कि नवल नारायण बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं। अब नवल नारायण ने देखा कि बैरंग चिट्ठियां महेश शर्मा जी मुझे बिना गिनती के और बिना डाक खाने के रजिस्टर पर लिखे मुझे दे देते हैं बांटने के लिए, लेकिन नवल नारायण तो उसे मुफ्त नहीं बांटते थे, उस बैरंग चिट्ठी के बदले पैसा वसूल लाते थे, जो नवल नारायण का हो गया। तो नवल नारायण को अपनी इनकम बढ़ाने का एक नया स्रोत समझ में आया। अब नवल नारायण ने क्या करी कि रोज 10-15 चिट्ठियां बैठ के लिख देते पोस्ट ऑफिस में और वहीं एक सादे लिफाफे में बंद कर देते और उन घरों का पता डाल देते जिनके बारे में नवल नारायण को पता चल गया था कि वहां कोई पढ़ा लिखा नहीं है। वो चिट्ठियां मुझसे ही पढ़वाते हैं और उस पे डाकखाने की मुहर लगाते अपनी दोनों तरफ। एक तारीख बदल के 3 दिन पहले की लगाते और दूसरी उस दिन की लगाते जिस दिन वो डाक देने जा रहे होते। अब वो महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, अब उसको कहते बैरंग चिट्ठी आई है, जहां आपके पति काम करते हैं, या कोई बुजुर्ग मिला तो उसको बोलेगे जहां आपका बेटा काम करता है। ये नवल नारायण को पता था कि इस घर में कौन सा परिवार है और किसको कौन सी चिट्ठी देनी है।
सच में कोई चिट्ठी नहीं आई है। नवल नारायण ने ये खेल करा है। अब वो कहेंगे कि पोस्टमैन साहब आप खुद ही पढ़ के हमको सुना दीजिए। अब नवल नारायण की खातिरदारी भी होगी वहां पे, उनको चाय शरबत भी मिलेगा, पानी पिलाया जाएगा, इज्जत से कुर्सी पे बिठाया जाएगा, पोस्टमैन साहब कह के पुकारा जाएगा, और नवल नारायण उस फर्जी चिट्ठी के बदले उस घर से पानी भी पिएंगे, चाय नाश्ता भी कर लेंगे, शरबत भी पी लेंगे, और उन भोले भाले लोगों को ठग भी आएंगे। उस चिट्ठी के एवज में बैरंग का पैसा लेके आएंगे, जो चिट्ठी कहीं से आई ही नहीं है, नवल नारायण ने खुद ही लिखा है, वो फर्जी चिट्ठी है। और नवल नारायण को ही वो पढ़ने कहेंगे तो नवल नारायण उस पे जो 15-20 लाइनें लिखी हैं वो पढ़ के सुना देंगे, झूठ मूठ का, हम ठीक से हैं, आप लोग ठीक से रहिएगा, वही जो नॉर्मल समाचार होते हैं। और फिर उस परिवार के लोग खुशी खुशी कहेंगे इस चिट्ठी का जवाब भी लिखना है पोस्टमैन साहब। तब पोस्टमैन साहब कहेंगे आप अपनी बात बता दीजिए, ये चिट्ठी हमको दे दीजिए, कल हम चिट्ठी जो है जब भी डखाना में जाएंगे वापस तो इसका जवाब लिख देंगे और फिर आपके पास हम आएंगे तो कल आपको सुना देंगे कि जवाब में क्या लिखे हैं, और आपको कुछ और लिखवाना हो तो फिर वो भी बैठ के लिख देंगे और फिर उस चिट्ठी को भेज देंगे। अब नवल नारायण उनसे वहां चिट्ठी भेजने का पैसा लेते, क्योंकि वहां से भले ही बैरंग चिट्ठी आ गई हो, घर वाले कभी नहीं चाहते कि वहां बैरंग चिट्ठी जाए, तो घर वाले उसको कहते लिफाफा में लिख दीजिएगा, अंतर्देशीय में लिख दीजिएगा, तो लिफाफा में का नाम पे लिफाफे का पैसा ले लेते नवल नारायण, और फिर अगले दिन एक पन्ने पे जवाब उसका लिख के लाते, उनको फर्जी पढ़ के सुना देते। अब जाहिर सी बात है ना उधर से चिट्ठी आई थी ना इधर से जानी है। नवल नारायण ने एक और पन्ने पे लिखा उसका जवाब, अगले दिन पढ़ के सुनाया और उसके बदले में पैसा वसूल कर लिया कि इसको मैं लिफाफे से भेज दूंगा। अब जाहिर सी बात है वो चिट्ठी कहीं जानी नहीं है, नवल नारायण फाड़ के फेंक दिए। अब नवल नारायण को डबल लाभ हो गया, जो चिट्ठी उधर से आई ही नहीं वो चिट्ठी बता करके नवल नारायण ने उसका बैरंग बना करके उसका पैसा डबल ले लिया और फिर लिफाफे का पैसा ले लिया भेजने के नाम पे जवाब उसका, और ये खेल नवल नारायण करने लगे। और हर गांव में जहां नवल नारायण चिट्ठी बांटने जाते थे वहां इन्होंने ऐसे 4-5 परिवार चिन्हित कर लिए थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। जनार्दन चाचा बोले बड़ा शर्मिंदगी की बात है रंजन बाबू। मैंने कहा शर्मिंदगी की बात तो है जनार्दन चाचा, लेकिन संजय भैया जानते हैं इसकी बारीकियों को पोस्ट ऑफिस में रहते हुए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो संजय भैया बोले हम खूब समझ रहे हैं कि नवल नारायण कितना बड़का वाला खिलाड़ है। तो मैं बोला संजय भैया और जनार्दन चाचा, इस तरह से नवल नारायण की अवैध कमाई के कई रास्ते खुल गए उनके पोस्टमैन के रूप में नौकरी करते हुए। लेकिन जब आदमी गलत काम करता है तो ये भूल जाता है कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा होता है। तो यही काम नवल नारायण, अब मैंने जो आपको नाम लिया था एक नेनसुक बीघा गांव का, जहां नवल नारायण चिट्ठियां बांटने जाते थे और वहां के 2-3 परिवारों में यही खेल कर रहे थे, बिना पैसा लिए मनी ऑर्डर देते ही नहीं थे। और इस बीच में नवल नारायण को पता नहीं था कि परिवार का सदस्य आ गया है। परिवार वालों ने शिकायत करी पोस्टमैन की कि पोस्टमैन साहब बिना पैसा लिए एको मनी ऑर्डर देते ही नहीं है। तो वो आदमी थोड़ा अक्खड़ था, गुस्सैल था, तो पहले से ही तैयारी किए बैठा था कि नवल नारायण की जाके कुर्था पोस्ट ऑफिस में शिकायत करेंगे। तब तक नवल नारायण पहुंच जाते हैं उसके घर में और कहते हैं एक बैरन आया है आपका, छोड़ा लीजिए। अब नवल नारायण को क्या पता कि जो बैरन लिखने वाला, चिट्ठी लिखने वाला है, वो अभी खुद ही गांव में आके बैठा हुआ है। अब नवल नारायण फंस जाते हैं, काहे का बैरन आया है। तो नवल नारायण को पता था कि कहां से इनका मनी ऑर्डर आता है, उन्होंने वहीं का पता बता दिया और बोले पैसा लेकर के आइए।
अब जो चिट्ठी लिखने वाला था जिसका उन्होंने नाम बताया वो खुद ही आ गया, वो सामने आके लगा झगड़ने। बोले हम आज तक जो भी चिट्ठी भेजते हैं वो अंतर्देशीय भेजते हैं या लिफाफा भेजते हैं, बैरंग हम कब भेजे? तो घर वालों ने बताया बहुत सारा बैरंग हमने छुड़ाया है। और नवल नारायण जवाब में क्या करते थे ना, वो चिट्ठी वापस लेके चले जाते थे ना जवाब लिखने के लिए। तो घर वाले उसे दिखा नहीं पा रहे थे कि बैरंग आया है, लेकिन घर वाले ये बता रहे थे कि बैरंग छुड़ाया है हमने। अब पोस्टमैन साहब को जवाब लिखने के लिए वो चिट्ठी दे दिए थे वापस, क्योंकि उसी पते पर चिट्ठी भेजना है। फिर हम मांगे ही नहीं चिट्ठी, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता वो चिट्ठी लेकर के क्या करेगा? तो उस आदमी को कोई प्रूफ नवल नारायण के खिलाफ मिल नहीं रहा था। लेकिन आज नवल नारायण धरा गए रंगे हाथ। वो गए हैं बैरंग लेकर के। अब वो आदमी खड़ा है डंडा लेकर के। बैरंग तो हमने आज तक कहीं भेजा ही नहीं है, बार बार बैरंग लेके कहां से आ जाते हो भाई? लाओ आज हम छुड़ावेंगे। अब नवल नारायण भागना चाहते हैं वहां से, बोले नहीं नहीं आपका नहीं है, लगता है किसी दूसरे का है। अब वो आदमी तो पढ़ा लिखा था ना। वो नवल नारायण के हाथ से चिट्ठियां छीन लेता है, कहता है ये मेरे ही नाम का बैरंग है, खोलो इसको, हम देते हैं इसको बैरंग खोलने का पैसा। कौन लिखा है, कहां से लिखा है, ये पता तो चले। तब वो चिट्ठी खोली जाती है। अब गांव के और 5-10 लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो चिट्ठी फर्जी है, जाहिर सी बात है नवल नारायण ने खुद ही लिखा है। अब जब उसका कंटेंट पढ़ा जाने लगा उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, तब पता चला ये तो पूरा ही कि पूरा फर्जी मामला है। वो बोला ना ना ना, तो हम ऐसा चिट्ठी लिखते हैं ना, हम ये भेजे हैं ना, हमारा ये लिखावट है। और उसने इससे भी इनकार किया कि हमारे पास भी आपका कोई ऐसा चिट्ठी नहीं मिला है, क्योंकि घर वालों ने बताया कि पिछले 3 महीनों में हमने आपको उस बैरंग चिट्ठी का 5-6 जवाब हमने भी इधर से भिजवाया है इनको लिफाफे में करके। तो उस आदमी ने मना किया, ऐसा कोई तो हमको जवाब मिला नहीं है। तो कुल मिला के खूब हंगामा होता है और नवल नारायण की चोरी पकड़ी जाती है। वो आदमी कहने लगता है डायरेक्ट कि ये जो है ये पोस्टमैन में खेल कर रहा है, और कोई कैसे खेल करेगा? किसी को हमारे घर का पता कहाँ मालूम है, और किसी को ये पता भी कहाँ मालूम है कि हम कहाँ रहते हैं, जहां से ये दिखा रहा है कि वहां से चिट्ठी आया है। और उसके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग था, तब उसने उलट पलट के देख लिया मोहर कहाँ का मारल है, तो देख रहा है कि मोहर कुर्था पोस्ट ऑफिस का ही मारल है, 2 अलग-अलग तारीख में, एक 4 दिन पहले का और एक आज का। तब वो कहता है कि चिट्ठी हम अगर वहां पंजाब से भेजे तो ये कुर्था से कैसे चला चिट्ठी, ये कुर्थे में रिसीव कैसे हुआ? पर नवल नारायण देखे हम बुरी तरह से फंस गए, पूरा खेला ही खत्म होने वाला है। और वो लोग लगा भूमिका बधाने कि हम जो है पुलिस में केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब हंगामा बढ़ता जा रहा था और नवल नारायण किसी तरह वहां से छूट के भागना चाहते थे। सोच रहे थे हे भगवान इज्जत बचा लीजिए, तो हनुमान जी को गोहरा रहे थे नवल नारायण। नवल नारायण और नवल नारायण की पत्नी माया की आदत है, लेकिन इन लोग को यह पता नहीं है कि हनुमान जी पापियों की रक्षा नहीं करते। हनुमान जी पुण्य आत्माओं के लिए दौड़े आते हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। और ये हैं 1 नंबर के पापात्मा हर तरह से। और खास करके हनुमान जी किसी भी तरह से ऐसे चरित्रहीन लोगों की तो बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तब नवल नारायण की माया भी चरित्रहीन है, और नवल नारायण तो खुद कैसे हैं वो तो आपको पता ही है। अब नवल नारायण वहां हनुमान जी को गोहरा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी कैसे कृपा करते? अब बखेड़ा बढ़ने लगा है, अंत में 2-4 डंडा रख देता है नवल नारायण के फर्जीवाड़े पर। उसका गुस्सा प्रचंड होते जा रहा है, नवल नारायण के ऊपर केस करने की तैयारी कर रहा है कि नवल नारायण के ऊपर जाके थाना में अभी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि यह पोस्टमैनवा बहुत खराब काम कर रहा था, हमारे गांव में ऐसा ऐसा खेल कर रहा था। तो संजय भैया बोले रंजन बाबू इतना ज्यादा सस्पेंस मत बढ़ाइए, बोलिए नवल नारायण का खेलवा खुला कि नहीं, केस उस हुआ कि नहीं? मैं बोला नहीं संजय भैया, खेल खुलते खुलते बच गया। अब नेनसू के बीघा में नवल नारायण के एक साढ़ू रहते थे। ये जो माया से सबसे छोटी बहन थी वो उसी नेनसुख बीघा में ब्याही हुई थी। अब जब हंगामा बढ़ता है ना तो उधर से एक पंडित जी गुजरते हैं।
तो पहली बार दोनों साढ़ू एक दूसरे को देख के पहचान लेते हैं, और वो चूंकि नवल नारायण के साढ़ू उसी गांव के थे और देख रहे हैं कि अब फंसे हुए हैं, तो कोई कंफ्यूजन होगा, यार छोड़ो जाने दो करके वो गांव का मामला है, वो अपने गांव में ही दबा देते हैं। तो एफआईआर होने से बच जाता है, लेकिन नवल नारायण को 2-3 डंडा पड़ गया था। तो नवल नारायण को यह समझ में आ गया था कि अब हमारा ये धंधा चलेगा नहीं, इसमें फंसने का बहुत चांस है। तो नवल नारायण ये जो बैरंग चिट्ठियों द्वारा जो कमाई करते थे, ये कमाई उसके बाद उनकी थोड़ी खत्म तो नहीं हुई, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उन्होंने फिर चुनिंदा ऐसे अपने ग्राहकों के लिए ये क्रम जारी रखा जहां लगता था कि यहां से फंसने के चांस बहुत कम है। और उस दिन वहां पे नवल नारायण को उनके साढ़ू ने नैनसुख बीघा में छुड़वा दिया। तब नवल नारायण को पता चला कि अरे हमारे साढ़ू भाई यहां नैनसुख बीघा में ब्याहे हुए हैं। तब फिर माया के पास माया की वो बहन आई मिलने के लिए कि अच्छा बहन, तुम कुर्था में रह रही हो, जीजाजी यहाँ पोस्टमैनी का काम कर रहे हैं, डाक बांटते चलते हैं, ये डाक बांटने हमारे गांव में नहीं आए होते और उस दिन बवाल नहीं होता, और उस दिन हमारे पतिदेव देख नहीं लेते, इनका बवाल शांत कराने नहीं पहुंचते वहां, तो पता भी नहीं चलता। तो अब जो है नवल नारायण को यदा कदा वहां अपने साढ़ू भाई मिल जाते हैं, और यदा कदा नवल नारायण की वो जो सबसे छोटी साली हुई और माया की बहन कभी कभी मिलने आ जाया करती है, जिससे माया का खास कभी बनता नहीं है, लेकिन अब बहन बहन का रिश्ता है, उस अनजान शहर में मिल रहे हैं। इसी बीच में वहां कंस जी पधारते हैं। अब कंस जी को हंस जी ने भेजा था कि जाओ, दोनों बहनें वही हैं, एक कुर्था में है, एक नैनसुख बीघा में है, तुम जाओ दोनों को लिवा लाना, और अगर साथ आने के लिए राजी ना हो तो उन दोनों को यहां आने का निमंत्रण कार्ड दे आना, तारीख बता आना, और कहना कि अपने सुविधा अनुसार दोनों चले आए, और दोनों को आने के लिए भाड़ा दे के आना, क्योंकि उधर कंस जी की शादी तय कर दी थी हंस जी ने। लेकिन अब कंस जी जब आते हैं तो कंस जी भी कम कलाकार नहीं है। देखिए अब कंस जी क्या करते हैं वो बताता हूं। कुर्था आते हैं, माया से मिलते हैं, माया को कहते हैं कुछ पैसा कौड़ी दो ना, भैया को तो आपका स्वभाव पता ही है, भैया हमको क्या पैसा कौड़ी देंगे, हमारा ब्याह होने वाला है और हमरे हाथ खाली है, जेब में पैसा खर्चा करने के लिए कुछ पैसा नहीं है। तो अब माया ने जो इतनी श्रद्धा से अपनी नसबंदी किस लिए कराई थी, ताकि उसके हाथ में कुछ पैसा आए, वो पैसा निकाल के कंस जी को दे देती है। और इधर नवल नारायण ने जो 2-3 महीने से जमा कर रखा था अपने इस तरह की अवैध कमाई से, और इस तरह से बैरंग छुड़ा के, बैरन भेज के, लोगों से लिफाफे के बदले पैसा लेके, लोगों से ये बख्शीश लेकर के मनी ऑर्डर के बदले, तो नवल नारायण ने जो पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो ये नवल नारायण के साले साहब कंस जी पहुंचते हैं तो कहते हैं जीजा जी कुछ पैसा दीजिए ना, हमारा हाथ खाली है। और हमने कहा हमारा बड़का भैया हमको पैसा कौड़ी कुछ देते ही नहीं है। अब कहां कंस जी को हंस जी ने पैसा देके भेजा था कि अपने बहन और जीजा को यहां आने के लिए भाड़ा भी दे के आना, और कंस जी कहते हैं हम निमंत्रण देने भी आए हैं ना, तो जेब में 5 गो रुपया है, विदाउट टिकट तो ट्रेन पर बैठ के आए हैं हम मखदूमपुर से जहानाबाद। भैया समझते नहीं है ना, पैसा देते नहीं है, बहुत कंजूस है। बस अब नवल नारायण की जो 3 महीने की बचत है ना, जितनी अवैध कमाई, यह सब नवल नारायण फिर कंस जी को दे देते हैं। भाई सार पहला बार पैसा मांग रहा है, सार का ब्याह होने वाला है, कमाऊ बहनोई हैं, कमाऊ बहनोई से सार पहली बार मुंह खोल करके मांग रहा है, कैसे मना करेंगे। तो जितना उन्होंने 3 महीने में जोड़ा था ना नवल नारायण ने, यह सब पैसा कंस जी जो है वसूल लेते हैं, और माया से भी पैसा वसूल लेते हैं, जो माया ने नसबंदी करके जमा करा था। और कहा तो हंस जी ने भेजा था कि तुम अपनी बहनों को और बहनोई को पैसा देके आना, भाड़ा यहां आने का, और वहां कंस जी खेल कर जाते हैं। तो ये कंस का असली चरित्र है।
झूठ बोलने में उस्ताद, पैसा वसूलने में ऐसे माहिर, किससे कब कहां कैसे पैसा लूटना है, ये कंस से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जैसन हला हो कुटुम वैसन मिलना हो कुटुम। जैसे नवल नारायण है, जैसी माया है, वैसे ही कंस है। किसमें कब कौन 19 बैठता है, कब कौन 20 बैठता है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब नवल नारायण और जो नवल नारायण के साढ़ू हुए वो और माया अपनी बहन के साथ प्लान करते हैं कि हम लोग साथे चलेंगे कंस के ब्याह के लिए, तब ये चर्चा छिड़ती है। नवल नारायण की जो छोटी साली हुई माया की दूसरी बहन, वो कहती है गरीबी में आटा गीला हो रहा है दीदी, ऐसे ही हमारा परिवार गरीब है, हम लोग किसी तरह अपना काम चला रहे थे, अब इसमें जो है देखो कंस की शादी हो रही है उधर, भैया ने उसको लाने के लिए भेजा, अब आने जाने में जो खर्चा होगा सो होगा, उधर न्योता पिहानी में भी खर्चा होगा, और कंस जी आए और वहां से भी कुछ पैसा मांग के ले गए, उस बहन से भी कुछ पैसा मांग लिया, उस बहनोई से भी कुछ पैसा मांगा, वही बहाना बना के हमारा ब्याह हो रहा है और भैया हमको पैसा कौड़ी देते नहीं है। अब ये दो जगह की जानकारी है, और भी जो माया की चार बहनें हैं वहां जाकर के कंस जी ने कैसे कितना पैसा वसूला होगा ये कंस जी ही जाने या उनकी वो बहनें जाने। लेकिन ये दो जगह की जानकारी उपलब्ध है कि कंस जी ने अपनी शादी से पहले इनसे किस तरह से पैसा वसूला, और जब दोनों बहनें मिली और दोनों बहनों ने साथ पचनामा जाने का प्लान किया कंस जी की शादी में, तब ये दोनों के बीच रास्ते में वार्ता हुई, तब पता चला कि कंस जी दोनों तरफ से पैसा वसूल के ले गए हैं, जहां से जितना मिल सके। तो जनार्दन चाचा बोले ये कंसवा बहुत चालू है। तो संजय भैया बोले चालू नहीं है, ये हरामी है। तो जनार्दन चाचा बोले ठीक है कह रहे हो संजय, ये हरामी भी है चालू भी है, इसको बहुत लानत है। तो संजय भैया बोले लीजिए जनार्दन जी, अब आप इसको लानत भेज दिए, अब रंजन बाबू कहेंगे कि हम लोग शंका जाएंगे तो हम वो लानत भेजा ही देते हैं। हंस लानत है, कंस को लानत है, और नवल नारायण को तो लानत है। नवल नारायण बख्शीश ले रहे थे और कैसे बैरंग चिट्ठी पर कमाई कर रहे थे, और किस तरह से फिर जो है फर्जी चिट्ठी का जवाब लिखने के लिए लिफाफा में भी पैसा वसूल रहे थे। वो तो 3 डंडा पड़ गया वहां, तो थोड़ा सुधर गए होंगे, नहीं तो नवल नारायण तो एकदम से माहिर भ्रष्टाचारी रहे हैं। मैं बोला संजय भैया आप पोस्ट ऑफिस के स्टाफ हैं, आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में कैसा कैसा भ्रष्टाचार हो सकता है। तो संजय भैया बोले नहीं रंजन बाबू, हमको कहाँ पता था कि ऐसा हूँ भ्रष्टाचार हो सकता है। ये बख्शीश वाला बात तो समझ में आया, ये पोस्टमैन लोग कर लेता है, लेकिन बख्शीश कई बार ऐसा ही मिल जाता है गिफ्ट में। आदमी जिसका मनी ऑर्डर आता है खुश होकर के कुछ दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो मांगने का क्या जरूरत है, कोनो भीख मांगा है। तो मैं बोला नहीं संजय भैया, ये जो नवल नारायण है इनका रूल था कि जो बख्शीश ना दे, पहले तो बख्शीश मन से दे तो ठीक है, ना दे तो मांगना है, और मांगने पर भी ना दे तो उसका मनी ऑर्डर नहीं देना है, उसका लौटा भी देना है वापस, ताकि वो परेशान हो, ताकि आगे से बख्शीश के लिए मना ना करे। तो संजय भैया बोले इसीलिए नवल नारायण का मोहल ठुका गया ना, ऐसा कमाई से कभी बरकत नहीं होता है। तो जनार्दन चाचा बोले ठीक कह रहे हो संजय। तो मैं बोला ये भविष्य के गर्भ में है जनार्दन चाचा और संजय भैया, ऐसी कमाई से कभी बरकत होती नहीं है, और ना नवल नारायण को ऐसी कमाई से कभी बरकत मिली। और क्या बरकत मिलने थे, कंस जी एक पल में आए और नवल नारायण के ऐसी कई महीने की कमाई उठा के लेके चले गए। माया की पूरे जन्म में एक बार की कमाई वो नसबंदी वाली, वो भी कंस जी उठा के लेके चलते बने, वो कंस जी की अयासी का साधन बनेगा। जबकि भाई से इन सबको लिवा लाने के लिए और इनको भाड़ा देने के लिए भी पैसा मिला है, वो पैसा भी कंस जी पचा गए। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया नवल नारायण को और हंस कंस को सबको माया को लानते भेज रहे हैं, और मैं चल देता हूं बाथरूम।
और संजय भैया जनार्दन चाचा से ये डिस्कस करने में लगे हैं कि नवल नारायण तो गजब किस्म का भ्रष्टाचारी थे, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस तरह से पोस्ट ऑफिस से कमाई करने लगे थे, खाली बख्शीशे में नहीं, वो बैरंग चिट्ठी से भी कमा लेते थे, और चिट्ठी का जवाब लिखने के लिए लिफाफा के नाम पे भी पैसा ऐंठ लेते थे। तो मैं ये कह के चल देता हूं कि अभी आगे और भी आपको बताऊंगा संजय भैया नवल नारायण के कारनामे, कि पोस्ट ऑफिस में रह के नवल नारायण और किस किस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो आप हैं समझदार, तो आपको पता है कि आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और अब रंजन कुमार जी चले जा रहे हैं बाथरूम लघु शंका करने, क्योंकि अध्याय 28वां समाप्त हो चुका है। तो जब 29वें अध्याय में लौट करके आएंगे और संजय भैया और जनार्दन चाचा को आगे की कहानी बताएंगे, तब वो कहानी लेकर के मैं आपके बीच फिर उपस्थित होऊंगा इसके अगले अंक में। तो आपको सब पता ही है कि अब मैं आपको चला जाऊंगा कह के सप्रेम नमस्कार। तो मिलते हैं अगले अंक में पुनः। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बहुत खुशी की बात है कि एवरेज 300 से ज्यादा लोग हर कहानी को नवल नारायण की देख रहे हैं। और एक और सूचना दे दूं कि ये इस चैनल ने आपके अतश्री नवल नारायण कथा की कहानी इसमें ज्यादा चली है। लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, ये चैनल लगभग 11,000 व्यूज तक पहुंच चुका है। सब्सक्राइबर तो सिर्फ यहाँ पे 39 हैं, लेकिन अब तक जितने भी वीडियोस आई है, टोटल वीडियोस को 11,000 व्यूज प्राप्त हुए हैं और हजारों घंटों का वॉच आवर। तो इसे पता चल रहा है कि आपको बड़ा बाबू उपन्यास में और साइकोलॉजी भौजियन प्रोफेसर पुराण उपन्यास में कितनी ज्यादा दिलचस्पी है और कितनी शिद्दत से आप देख रहे हैं। शुक्रिया साथ बने रहने के लिए, और साथ बने रहिए, ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं अतश्री नवल नारायण कथा के अगले अंक में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त रंजन कुमार कहता हूं आपको सप्रेम नमस्कार।